KP classes dedicated to excellence. हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम यार, वेलकम 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 अगेन। भाई साहब, एक ऐसे सीरीज में जहां पर बिजनेस स्टडीज का सुपड़ा साफ करने लग रहे हैं हम लोग। जी हाँ, 27 डेज में 27 क्लासेस में 27 लेक्चर्स में पूरा बिजनेस स्टडीज आपके सामने, राइट? और वो भी बहुत ही इफेक्टिव वे में, राइट? चलिए, तो इसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करें बेटा आज का डे, जिसमें स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर दूं आप लोगों के सामने कि भाई जो भी इस लेक्चर में या इससे पिछले किसी भी लेक्चर में पीडीएफ यूज किए गए हैं वो सारे के सारे पीडीएफ या पीपीटीज आपको मिलेंगे फ्रीली हमारे ऐप से। जी हाँ, आप हमारे ऐप से अगर आप एंड्रॉइड यूजर है भाई तो ऐप कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, केपी एग्जाम प्रेप लिखेंगे और बाबूजी हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, राइट? और अगर आप है भैया एप्पल यूजर तो भाई आप क्या करोगे, आप जा करके क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे और उसमें ORG कोड आपसे डिमांड करेगा, वहां डाल देना ICO, करेक्ट? बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको होम पेज पे जाना है, साइड पैनल पे जाना भैया, और साइड पैनल पे ये फ्री मटेरियल वगैरह देख लेना। वहां पर आपको बहुत सारे फ्री के टेस्ट और हाँ इस लेक्चर के या इकोनॉमिक्स या किसी और भी सब्जेक्ट के फ्री सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, राइट? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। हाँ, एक और बात, अगर आप हमारे साथ मिलकर के CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भाई साहब, आप एनरोल हो सकते हैं हमारे साथ। ये है हमारे कुछ बुक्स जो आपको एनरोलमेंट के बाद मिल जाएंगी और ये है हमारा रिजल्ट। जी हाँ, कुछ बच्चों के रिजल्ट आपके सामने प्रीवियस ईयर के भाई साहब बम्बार बढ़िया रिजल्ट आए थे हमारे, वो सब आपके सामने, राइट? और आप हमारे किसी भी कोर्स में जरूर से एनरोल होंगे। वो कोर्सेज कौन से होंगे? ऑब्वियसली वो कोर्सेज चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो आपके लिए, या फिर अगर जीटी के लिए आप चाहते हैं तो जीटी के लिए भी हमारे पास अलग से बैच है, जनरल टेस्ट के लिए, या फिर आप अगर लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी है, राइट? चलिए, सो आज के सेशन को फाइनली स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं पहले तो ये बता दो सर, सिंपल है ना? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग टोटल 3 डेज में कवर करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था, ये जो आपके पास टॉपिक नंबर 1 है, ये टॉपिक ये हम आज कवर करेंगे, ये नेक्स्ट वाले सेशन में, और ये वाला उसके नेक्स्ट वाले सेशन में कवर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट है सर? ये टॉपिक्स आपको पहले सेशन में भी आपसे शेयर कर दिए गए, राइट? चलिए, सर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक बार इस चीज से इंट्रोडक्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग फ्रेडरिक विंसलो टेलर और हेनरी फ्योल इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दो महानुभाव, जिसमें से एक आपके पास है अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, ये इंजन नहीं है भैया, मैं बता दूं, ये इंजीनियर है, ठीक है? सो ये इंजीनियर साहब है और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के कह लीजिए फादर माने जाते हैं। जबकि फ्रेंच की बात करें अगर हम, तो फ्रेंच बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल देते हैं हमें और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं, राइट? यस। तो इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर, राइट? मतलब इसके बाद वाले नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, राइट? यस सर। बट इससे पहले कि हम इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़े, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है क्या, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है, राइट? देखिए सर, मैनेजरियल प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ब्रॉड एंड जनरल, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है। हाँ जी, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, याद रखिएगा, ये मैंडेटरी टू फॉलो नहीं होती, ये है गाइडलाइंस जिसे आप यूज कर सकते हैं, इसे आप चाहे तो यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय के प्रमोशन की बात करते हैं तो एक मैनेजर कह सकता है कि भाई हम सीनियरिटी को देखेंगे, जो सीनियर है उसको हम जल्दी से प्रमोशन देंगे। दूसरा मैनेजर कहता है अरे यार सीनियरिटी छोड़ो, हम तो मेरिट को देखने वाले हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्त, ये सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, कम से कम इसके बारे में तुम्हें पता हो।
कम से कम इसके बारे में तुम्हें पता हो, राइट? मतलब आप समझो इस बात को, ये मैंडेटरी टू फॉलो नहीं है, लेकिन मुझे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पता हो, ये है मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, राइट? बिल्कुल सर, सही बात है, करेक्ट। सो वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर साइंस, राइट? याद रखिएगा, क्योंकि प्योर साइंस तो एग्जैक्ट है ना बेटा। अरे भैया कोई ऊपर से टपकेला है तो चाहेगा वापस से ऊपर ही, है ना? मतलब गिरेगा नीचे बट जाएगा ऊपर, सीधी सी बात है भैया। लॉ ऑफ ग्रेविटी तुम्हारे लिए अलग नहीं है, मेरे लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम है। बट कुछ ऐसा लॉ नहीं होता मैनेजमेंट बेटा। मैनेजमेंट अगर ऐसा ही लॉ होता तो तुम सोचो ना, अरे बिल गेट्स ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल लिख दिए होते कि भाई साहब मैं सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, है ना? और हम उसको पढ़ करके बस उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, अपन भी सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त, ऐसा होता नहीं है, राइट? सो वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द प्योर साइंस। याद रखिएगा बेटा, ये प्योर साइंस नहीं है। दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल अगर कोई चीज है पूरे दुनिया में तो वो है ह्यूमन बिहेवियर। आज कैसा होगा, कल कैसा होगा, भैया कुछ नहीं पता। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा चेंज नेचर का होता है, ये स्टैटिक नेचर का नहीं होता। बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक, टेक्नोलॉजी भी स्टैटिक नहीं है, और इसीलिए आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी स्टैटिक नहीं है। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो जब ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो पढ़ा रहे हो वो स्टैटिक नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है? नहीं बेटा, एस्पेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट? चलिए, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड। हाँ जी, ये अलग होते हैं फ्रॉम द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू द डिसीजंस, है ना? कि भाई ये गाइडलाइंस है, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा। द प्रिंसिपल शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वैल्यूज, है ना? भी जो प्रिंसिपल है वो वैल्यूज से अलग है। वैल्यू क्या होती है? कुछ ऐसी चीज जो एक्सेप्टेबल है और डिजायरेबल है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट द प्रिंसिपल इज समथिंग जो जरूरी नहीं है कि गाइडलाइंस, सॉरी, आपके वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल आर बेसिक ट्रुथ और गाइडलाइंस फॉर द बिहेवियर। बट टेक्निक की बात करें, वो प्रोसीजर है, मेथड है। वो क्या है? प्रोसीजर है और मेथड है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लिए, मान लेते हैं उसके 90% मार्क्स आए, तो आप उससे क्या पूछोगे? दीदी मुझे ये बताओ ना, कौन सी टेक्निक आपने यूज करी कि आपके पिछले साल 90% प्लस मार्क्स आए हैं? तो वो आपसे क्या शेयर करेंगे? द प्रोसीजर, द मेथड। वो क्या शेयर करने वाले? द प्रोसीजर, द मेथड। जबकि जो हम गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा। तो वो अपने आप से टेक्निक शेयर करेंगी, बट ओवरऑल सिनेरियो में वो एक प्रिंसिपल से, आप कह सकते हो, जो है इंस्पायर्ड थे, किसी गाइडलाइन से इंस्पायर्ड थे। करेक्ट है? तो जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात है तो हम टेक्निक को देखते हैं, जब हम उसके इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा? उसके टेक्निक को देखते हैं, राइट? बिल्कुल सर। चल, सो वैल्यूज आर द जनरल रूल्स एंड और फॉर द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। करेक्ट है सर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन द वर्क सिचुएशन। बहुत सिंपल सी बात है। जितने भी प्रिंसिपल्स है बेटा, जैसे मोशन का प्रिंसिपल है हमारे पास, है ना? जैसे आप देखोगे कहा गया कि भाई आप लगातार किसी भी एम्प्लॉय से काम नहीं ले सकते, आपको उसको एक ब्रेक तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो भाई ये सारे प्रिंसिपल्स ऐसे तो नहीं, मेरा मन किया या फिर फ्यूल का मन किया किसी दिन उठ करके लिख दिया सारा, नहीं भाई। ये सारे के सारे प्रिंसिपल रिसर्च किए गए, ये वेल रिसर्च्ड प्रिंसिपल्स हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट है। चलिए टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 किसकी बात करता है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट। चलो सर, नेचर क्या है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये क्या है? ध्यान से देखिए। बाय नेचर इज मीन्ड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स।
जी हाँ। सो नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो किसी के भी नेचर की बात करें, हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के नेचर की बात करें, तो यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सॉरी, प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रिपोजिशंस। प्रिंसिपल्स जो है वो जनरल प्रिपोजिशंस है विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। द प्रिंसिपल हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। भाई जिसने भी ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं वो कुछ ऑब्जर्व करके लिख के लाया भाई। ऑब्जर्व किया उसने, उसने लिखा। एक्सपेरिमेंट किया कुछ, उसने लिखा। पर्सनल एक्सपीरियंस किया कुछ, उसने लिखा। और यही सब कुछ मैनेजर को वो बता रहा है, कुछ अलग नहीं है बेटा। वही सब कुछ वो क्या कर रहा है, बता रहा है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर डिराइव्ड, हाउ इफेक्टिव दे आर, राइट? तो the contribution basically towards the development of management. So ये जिन लोगों ने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लिखे हैं, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन ही तो है towards the development of management. So derivation of these principles may be said to be a matter of science and creative application may be regarded as a art. तो ध्यान से देखिए बेटा, कह रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 1 याद करो, जहां हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है, उसी की बात है बेटा। डेरिवेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल मे बी सेड टू बी द मैटर ऑफ साइंस। बहुत सिंपल है ना, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो यार, और रिसर्च करके आप उन चीजों को साइंटिफिकली पिरो रहे हो, हमें बता रहे हो। तो दैट्स व्हाई दिस इज मैटर ऑफ एंड देयर क्रिएटिव एप्लीकेशन एंड व्हेन यू विल अप्लाई दिस, जब आप इसको अप्लाई करेंगे, देयर क्रिएटिव मतलब क्या, चेंज होगा। यस सर, जैसा लिख दिया जरूरी नहीं है उसको वैसे ही अप्लाई करोगे, उसको आप अपने ढंग से अप्लाई करोगे। और जब ये क्रिएटिव एप्लीकेबिलिटी है इस चीज की, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम आर्ट बोल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको आर्ट बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। देखिए बहुत सिंपल है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल जो है लैंड करते क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लर्नेबल। समझ रहे हो? देखो एक चीज समझो, जैसे आप हो तो आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आपको एक बिजनेस को मैनेज करना है। भाई साहब आप लर्नेबल है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी आएगी ना कि भाई ये प्रिंसिपल अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरे बिजनेस में कुछ अच्छा इंपैक्ट हो जाएगा। और ये जो अच्छा इंपैक्ट हो जाएगा आपके बिजनेस के अंदर, ये अच्छा इंपैक्ट ही आपकी क्रेडिबिलिटी है। भाई आप ये सोच के बैठे हो ना कि उसने जो ये प्रिंसिपल लिखा है, ये प्रिंसिपल में कुछ तो बात है यार, ये प्रिंसिपल में कुछ तो बात है, इसीलिए मैं इसे फॉलो कर रहा हूं। दिस इज व्हाट क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लर्नेबल, राइट? एंड टीचेबल डिसिप्लिन। आप देखते हो यही सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आप लोगों को भी पढ़ाए जा रहे हैं, बड़े बड़े एमबीए के कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाए जा रहे हैं। अरे भैया ये सब कुछ क्या भाई ये टीचेबल डिसिप्लिन बनाता है या नहीं बनाता? यस सर। इन्हीं सब चीजों को हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये टीचेबल डिसिप्लिन में बन रही है, राइट? बहुत सिंपल है सर। असेंट टू मैनेजरियल पोजीशन में नॉट बी द मैटर ऑफ द बर्थ बट अ मैटर ऑफ रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन। याद रखिएगा बेटा, जन्म से कोई भी मैनेजर नहीं होता, क्वालिफिकेशन से ही एक पर्सन मैनेजर हो सकता है, राइट? करेक्ट है सर। सो जनरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को बताते हैं, गाइडलाइंस टू एक्शन को बताते हैं। सो जब आप मैनेजमेंट का फंक्शन करते हैं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ करते हैं, राइट? जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैनेजमेंट को, और ये हेल्प करता है मैनेजर को एक अच्छा डिसीजन लेने में, एक अच्छा डिसीजन लेने में, राइट? तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए लिखे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम कहते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जी टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स है, ये 6 के 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सर जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हाँ, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, फॉर प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, भाई मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, हर बिजनेस के अंदर ये चीजें एप्लीकेबल की जा सकती है। क्या आप अपने स्कूल को याद करो, क्या आपके स्कूल में भी सेम पैटर्न पे काम चलता है या नहीं चलता? हाँ सर।
हमारे स्कूल में भी सेम पैटर्न पे काम चलता है, वेदर इट इज प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट, क्या ही फर्क पड़ता है इससे, है ना? सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी देखने को मिलती है. द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर एंड सो ऑन. द लिस्ट इज इंक्लूसिव, राइट? सो जनरली आप देखो एक टेंपल को भी मैनेज करने की जरूरत पड़ती है अब तो प्रोफेशनली, राइट? सो आप देखोगे कि मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पे है बच्चे. हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में वेरी. अरे छोटा बिजनेस है तो कम मैनेजमेंट चाहिए, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा चाहिए. द एक्सटेंट में वेरी, राइट? यस सर. सो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, बिजनेस एक्टिविटी पे, स्केल के बेसिस पे, इन सब चीजों पे आप कह सकते हो द एक्सटेंट में वेरी. This principle is applicable to the government offices where there is a diary या फिर dispatch clerk whose job is to receive and send the mail or documents, the data entry operator, the peon, the officer, हर बंदे पे है यार. एक कंपनी जिसके अंदर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है, उन पे भी ये चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी दोस्त. करेक्ट है, वेरी सिंपल, ठीक है. चल, सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस. जी हाँ, जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है? देखो हम कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स है वो जनरल गाइडलाइंस है भैया. जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि आप चाहो तो उसको फॉलो करो, चाहो तो ना करो. ये रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट नहीं है, ये आपके प्रॉब्लम का सीधे सीधे सॉल्यूशन नहीं है. इसका मतलब ये जनरल गाइडलाइंस है, इसमें तोड़ मरोड़ के थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ही आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट? यस सर. तीसरा देखिए क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. और हमने देखा भी था कि ये जो आपके पास जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो ऐसे तो फॉर्म होते नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही फॉर्म हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन से ही फॉर्म हो सकते हैं. जी हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो. बस ये आपके पास formed by the practice and experimentation. The principle of management are formed by the experiments and collective wisdom of the manager, right? As well as experimentation. बहुत सारे मैनेजर्स जो हैं वो कलेक्टिव विजडम जब लाते हैं तब जाकर के हमें क्या मिलता है बेटा? प्रिंसिपल्स मिलते हैं, राइट? यस, बिल्कुल करेक्ट है सर. और सर ये बिहेवियरल नेचर का है. देखो मैंने आपसे क्या बोला, अगर हमें एम्प्लॉय को मैनेज करना है, उनके काम को मैनेज करना है, ऑब्वियसली यानी कि उनके बिहेवियर को मैनेज करना है कहीं ना कहीं. और बिहेवियर तो हर पर्सन का क्या हो सकता है बेटा? अलग अलग हो सकता है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और ये बिहेवियर जो है बेटा, ये चेंजिंग नेचर का होता है. Moreover, the principle enable a better understanding of the relationship between the human and material resources. राइट? सो इसीलिए ये प्रिंसिपल हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को बेटर, बहुत बढ़िया तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है? जी हाँ. और तो और ये फ्लेक्सिबल है. जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल नेचर के हैं. व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल? सर ये फ्लेक्सिबल होता है मतलब चेंज हो सकते हैं. मैंने कहा ना, ये रेडीमेड वैसे भी नहीं है भाई कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का ये रहा सॉल्यूशन, ये अप्लाई कर तो हो जाएगा कम. अरे नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता. सो ये फ्लेक्सिबल है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड. ये रिजिड नहीं है भाई, ये फ्लेक्सिबल है. ये अपने अकॉर्डिंग बदले जा सकते हैं. So are flexible and can be modified by the managers. Managers इसको modify कर सकते हैं, जैसे concentration of the authority, है ना? तो भैया ये centralization होगा या decentralization होगा, that depends, right? ये business पे depend करता है. Correct है? जी हाँ. और 6th point आपके पास cause and effect relationship. ये ध्यान रखिएगा इस बात को भी. So देखो हमेशा ना कारण और परिणाम ये संबंध पाए जाते हैं. जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम बात करें तो देखो यहां पर जो रिलेशनशिप है, अगर आप कुछ करोगे तो उसका परिणाम तो निकल के आएगा. जैसे हम नहीं पढ़ रहे तो परिणाम तो तुम्हें पता होना चाहिए, इफेक्ट इसका पता होना चाहिए. ठीक वैसे ही अगर किसी बिजनेस में कुछ किया गया है तो उसका इंपैक्ट भी होगा, या कोई चीज डिले हुई है तो उसका भी इंपैक्ट होगा. राइट? सो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. लेस देन परफेक्ट साइंस बोलते हैं इसीलिए हम इसको. करेक्ट? ऐसा नहीं है कि हर बार अगर आप सेम प्रिंसिपल को यूज करोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा.
इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेस देन परफेक्ट साइंस, कि रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकता है इसका. However, the management assist managers in establishing these relationship to some extent, कुछ extent तक कम से कम आपको जो है वो establish करने में help किया जाता है. Right? Yes sir. चलिए ठीक है. और लास्ट, अच्छा 7वां पॉइंट है इसका, ध्यान से देखिए, contingent. The application of the principle of management is contingent. Contingent मतलब that depends upon certain circumstances. बहुत सी और भी चीजें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है. द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट. राइट, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या होता है बेटा, चेंज होता रहता है. चलिए ठीक है सर, आगे बढ़े. बिल्कुल, आगे टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जहां हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. राइट, चलिए देखिए एक एक करके. सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी. देखो एक चीज समझो, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को क्या प्रोवाइड करती है भाई, ये इनसाइट्स प्रोवाइड करती है. इनसाइट्स मतलब क्या सर, सिंपल है ना. इनसाइट मतलब कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड, कि भाई मेरे नॉलेज होना चाहिए, मुझे एबिलिटी होनी चाहिए मेरे पास, कि मेरे पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल मैनेजर जो है कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स. भाई कुछ चीजें तो है ना जो वो डिसेंट्रलाइज कर दे, कुछ ऐसे छोटे डिसीजंस हैं जो किसी और को दे दिए जाए, so that कि बड़े बड़े डिसीजंस वो ले सके. राइट, so provides managers with the useful insight into the reality. Right, yes sir. Second, optimum utilization of resources and effective administration. बच्चों देखो ध्यान से, जो मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा रिसोर्सेज. अब जैसे मैंने कहा आपसे, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है हमारे पास, और एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बाकी अदर रिसोर्सेज भी है. राइट, तो क्या आपको नहीं लगता कि हाँ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है? यस सर. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है? यस सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. तो रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल जो कंपनी के लिए लिमिटेड है उसका बेस्ट या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए. मैनेजर इसीलिए क्या करता है, फोर्स ही करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की. मैं ऐसा करूंगा तो इसका इंपैक्ट ये आ सकता है, अच्छा इसमें ऊपर नीचे हुआ तो हम ये कर सकते हैं. तो वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच लगाता है बेटा. ट्राई करेगा, एरर हो सकता है, ट्राई करेगा, एरर हो सकता है, ट्राई करेगा, एरर हो सकता है, फिर जाकर के कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां हम कहते हैं हाँ दिस इज फार बेटर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. राइट, सो ट्रायल एंड एरर अप्रोच के द्वारा ही ये पॉसिबल है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिमिट्स द बाउंड्री, कि भाई इससे ज्यादा, इससे आगे आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स आपके पास नहीं है, तो इसके लिए इनकी एक बाउंड्री भी फिक्स हो जाएगी. सॉरी, साइंटिफिक डिसीजन. जी हाँ, थर्ड पॉइंट है हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन. सॉरी बेटा, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल. ऑब्वियसली बात है, ये टाइमली होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन होना चाहिए. They emphasize logic rather than the blind faith. लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं ब्लाइंड फेथ के हो जाएगा अपने आप ही. अरे भैया ऐसे नहीं होता, लॉन्ग टर्म में सब अच्छा ही होता. अरे नहीं भैया, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. यू हैव टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स. राइट, यस सर. मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. राइट, सो देखो क्या होता है, जैसे आपने पिछले ही यूनिट के अंदर, मैंने इसीलिए पहले ही आपको एनवायरमेंट वाला यूनिट पढ़ाया, आप देखोगे जो ये एनवायरमेंट है ना वो चेंज होता रहता है. पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, सारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है, ये सब चेंज होते रहते हैं बेटा समय के साथ. और क्योंकि ये समय के साथ चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं, तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल. भाई क्योंकि ये बदलते रहते हैं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो फ्लेक्सिबल है वो भी क्या करते हैं, इसको कॉप अप करने की कोशिश करते हैं. राइट, इसको कॉप अप करने की कोशिश करेंगे बेटा. करेक्ट है, बिल्कुल. रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे एंड कुछ चीजें आउटसोर्स करेंगे लोगों को, और इस तरीके से जो है वो कॉप अप करने की कोशिश करेंगे. फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखो मैनेजमेंट का सिर्फ ये काम नहीं है कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कीजिए, मैनेजमेंट का ये काम भी है
कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कीजिए, राइट? सो इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस बिजनेस स्पेसिफिकली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खासकर जो लिमिटेड कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, मतलब लिमिटेड कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी से नहीं होता। क्लास 11th में इसीलिए अच्छे से पढ़ लेना चाहिए बिजनेस स्टडीज को। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये भी है कि लिमिटेड कंपनीज जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी, जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, राइट? वैल्यू ऑफ कस्टमर, एनवायरमेंट एंड सो ऑन, इन सब चीजों की फुलफिलमेंट जरूरी है बेटा, ठीक है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जी हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना वो कोर है, और इसीलिए कह रहे हैं बेसिस ऑफ फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक दैट दीज टेस्ट could have been developed without understanding of the management principles? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एमबीए के अंदर, बीबीए के अंदर अगर आपको ये चीजें बेसिक्स नहीं पता हो तो सीधे सीधे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाए तो काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसीलिए आप देखोगे कि यहां से आपको कुछ चीजें पढ़ा करके भेजी जा रही हैं दोस्तों, राइट? तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए, सो अगर आप लोग ऐसे ही बाकी के और भी वीडियोस चाहते हैं तो बेटा याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट? और बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट की सारी इंफॉर्मेशन आप तक फर्स्ट हैंड जल्दी से पहुंच जाए, करेक्ट? चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मनीष साइनिंग ऑफ, बाय बाय। KP classes dedicated to excellence.